कहते हैं दोस्तों कि सफर जारी रखिए, इम्तहान अभी बाकी है। सफर जारी रखिए, इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो कुछ ही नाम हुआ है मेरे दोस्त आपका। अभी आपकी पूरी पहचान बाकी है, पूरी पहचान बाकी है। जी हाँ दोस्तों, यदि अपनी पहचान बनानी है तो आपको अपना सफर जारी रखना ही होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सफर को। सेशन में आप तक अंत तक जरूर बने रहिएगा, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज के सेशन में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नरेशन को। और ये आज जो इस सेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ, ये जो सीरीज है नरेशन की, पूरे अंत तक चलेगी। अर्थात जितने भी काइंड्स, जितने भी टाइप के सेंटेंसेस का हम नरेशन बनाते हैं, उन सारे सेंटेंसेस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सीरीज काफ़ी लंबी चलेगी। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पूरी सीरीज आप जरूर, ये पूरी सीरीज आप लोग जरूर देखिएगा। और जो इस टाइप की जो रिकॉर्डेड वीडियो हैं, उनकी जो टाइमिंग है, रोज़ शाम को 6:30 बजे। कितने बजे? रोज़ शाम को 6:30 PM पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो देखने को मिलेगी। और आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो लाइव सेशन चल रहा है उसकी टाइमिंग बिल्कुल फिक्स हो चुकी है, रात 8 बजे। तो आप ये 2 सेशन देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आप वीडियो स्टार्ट करो, मैं आपसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो के अंत में आपके लिए एक सरप्राइज है। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिएगा ध्यान से, टॉपिक आज का क्या है? नरेशन। और टोटल वीडियो नंबर आज की फर्स्ट है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? नरेशन के बारे में। नरेशन होता क्या है? सबसे पहले तो समझना हमको ये होगा कि व्हाट इज नरेशन। नरेशन क्या है? क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज नरेशन। हिंदी में इसको बोलेंगे कथन क्या है। कथन क्या है? ध्यान से देखिएगा, कथन क्या है। बात को समझिएगा यहाँ पे, कथन क्या है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कथन क्या है। तो हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज नरेशन। तो ध्यान से देखिएगा कि हम बात करें, एक स्पीकर जो किसी बात को क्या होता है, बोलने वाला होता है, और दूसरा उसी के साथ लिसनर, जिसको हम कहते हैं सुनने वाला। ठीक है, तो बात को समझिएगा कि हमको समझना है पहले कि व्हाट इज नरेशन। नरेशन होता क्या है? तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं कि नरेशन होता क्या और नरेशन की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज नरेशन। तो देखिए, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर नरेशन, इसको हम अदर वे में स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। और इन दोनों की हिंदी होती है कथन। स्पीकर मीन्स होता है वक्ता। ध्यान से देखिएगा, अब किसी वक्ता द्वारा जो कुछ भी बोला जाता है, जैसे अब हम स्पीकर है, बोल रहे हैं, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। तो इस लिसनर की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पीकर क्या था, जो बोलने वाला होता है। तो जो स्पीकर होता है, जो वक्ता होता है, उसके द्वारा कोई स्टेटमेंट या फिर कोई सेंटेंस जो बोला जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। अर्थात वक्ता जो कुछ, हाँ, मीनिंगफुल होना चाहिए। बात को ध्यान समझिएगा, हम जब सेंटेंस की डेफिनेशन बताते हैं तो ये कहते हैं कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड मीनिंगफुल नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं बोला जाएगा। वैसे ही यदि वो स्टेटमेंट मीनिंगफुल नहीं है तो नरेशन नहीं हो सकता। इसका ध्यान रखिएगा। तो जब भी कोई वक्ता किसी बात को बोलता है, कहता है, तो हम उसको कहते हैं क्या चीज? नरेशन, या फिर हम उसको कहते हैं स्टेटमेंट। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? इसके बाद हम बात करेंगे कि यहां पर लिसनर हमने क्यों लिखा। तो बात को समझिएगा पहले कि अगर कोई वक्ता स्पीकर है, बोलने वाला है, तो लिसनर उसकी बातों को सुनने वाला भी होता है। तो हम जो लिसनर की बात है, अभी आपको मतलब जब आप जैसे इस वीडियो आगे बढ़ेगी, आपको लिसनर भी यहाँ पे इंक्लूड होता हुआ मिलेगा। बट हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे स्पीकर की। तो स्पीकर द्वारा बोला गया कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी सेंटेंस क्या होता है? नरेशन होता है। ठीक है, क्या होता है? नरेशन होता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी कि वक्ता द्वारा कही गई कोई भी बात,
वक्ता द्वारा कही गई कोई भी बात क्या होती है, नरेशन होती है। इट्स क्लियर? ओके, आइए इसको रेज कर लेते हैं। अब हम देखिए बात करते हैं कि जो आपका नरेशन वर्ड है, क्या चीज, जो नरेशन वर्ड है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ध्यान रखिएगा यहां पर लास्ट में हमने क्या ऐड किया हुआ है, ION। अब इसको हम कहेंगे नाउन। किसी भी वर्ब के लास्ट में यदि आपने ION मेंशन किया है तो उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाती है, नाउन। तो नरेशन वर्ड यहाँ पे किसकी तरह वर्क कर रहा है, नाउन की तरह। ओके, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। अब कोई भी वक्ता, जैसे हमने तो समझ लिया कि स्पीकर द्वारा, मतलब जो स्पीकर बोलता है कहता है उसको नरेशन कहते हैं। तो वह स्पीकर अपनी बात को कितने तरीके से कह सकता है, बात को समझिएगा, वह स्पीकर अपनी बात को कितने तरीके से कह सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी स्पीकर अपनी बात को 2 तरीके से कह सकता है। आप इसको लिख भी सकते हैं कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नरेशन, अर्थात नरेशन के कितने प्रकार होते हैं। तो नरेशन के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट नरेशन, या फिर इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन, या फिर स्पीच। इसका ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट नरेशन या फिर इनडायरेक्ट स्पीच। जो डायरेक्ट नरेशन होता है, जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष कथन, और जो इनडायरेक्ट नरेशन होता है इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है, अब इन दोनों को समझते हैं कि होता क्या है। अब देखिएगा यहां पे ध्यान से, 2 केस हम लेते हैं, यहां पर 2 स्थितियां लेते हैं, जरा समझिएगा। अब आपको खुद डिसाइड करना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके आप बताएंगे कि कौन सा तरीका डायरेक्ट है और कौन सा तरीका इनडायरेक्ट है। ओके, देखिएगा हम यहां पे 3 बिंदु लेते हैं। ठीक है, देखिए जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं ना, बात को समझिएगा, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसके 2 तरीके होते हैं, जो उसके मीनिंग फाइंड आउट करने के तरीके होते हैं। देखिए पहला होता है उसका स्ट्रक्चर और दूसरी होती है उसकी मीनिंग। इसी पे बेस है आपका यहाँ पे केस। इसको ध्यान से देखिएगा कि जैसे ए के पास एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2 + 2। इसके पास एक क्वेश्चन है, राइट। अब ये क्वेश्चन अपना लेके किसके पास जाता है, बी के पास। ध्यान से देखिएगा, ये अपना लेके क्वेश्चन किसके पास जाता है, बी के पास जाता है, और बी से पूछता है वही क्वेश्चन 2 + 2 की वैल्यू क्या होगी, राइट। देखिए अब यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन किसके पास लेके जाता है, बी के पास, कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2 + 2। इसके पास एक क्वेश्चन था। देखिए ध्यान से, बात को समझिएगा, जब इसके दिमाग में क्वेश्चन आया तो उस क्वेश्चन का एक स्ट्रक्चर था जो यहां पर निकल के आया, और उसकी मीनिंग है जो उसका आंसर आएगा। बात को समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, कि जब ए के मन में एक सवाल आया तो सवाल क्या था कि 2 + 2 कितना होता है। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्या है कि 2 + 2 क्या होता है, मतलब 2 + 2। तो ये स्ट्रक्चर बन गया, और 2 + 2 की जो वैल्यू है उसकी क्या हो गई, मीनिंग हो गई। क्लियर। अब सेम वे में पूछा गया वो किससे, बी से, लेकिन बी को इसका आंसर पता नहीं है, और उसने कहा कि हम सी से पूछ के क्या करेंगे, बताएंगे। और जब बी ने सी से पूछा तो ठीक वैसे ही पूछा जैसे ए ने किससे पूछा था, बी से। आप यहां पर देख सकते हैं कि तीनों के पूछने के तरीके, मतलब तीनों के नहीं, दोनों के पूछने के तरीके। ए के मन में सवाल आया, उसने पूछा बी से, तो ए के मन में जो सवाल आया जिस तरह से था
उसने वैसे ही पूछ दिया किससे, बी से, और बी ने बिल्कुल हूबहू वैसे पूछ दिया किससे, सी से। अर्थात ना तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बदल रहा है, मीनिंग की बात तो अलग करेंगे, बट यहाँ पर स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा। आप ध्यान देंगे कि जब स्ट्रक्चर बदलेगा तो हो सकता है कि मीनिंग चेंज हो सकती है, लेकिन यहां पर ध्यान देना होगा कि मीनिंग आपको चेंज नहीं करनी, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरे केस में क्या होता है कि यहां पर भी तीन लोग होते हैं, ए और बी और सी नाम के। सेम क्वेश्चन 2 + 2 की वैल्यू क्या होगी, ये एक मन में आता है। उसने पूछा किससे, सीधा बी से। किससे पूछा, बी से पूछा। लेकिन अब बी को भी यहां पे इसका आंसर पता नहीं है, लेकिन उसने कहा कि मैं सी से पूछूंगा, लेकिन उसके पूछने का तरीका बदल गया। उसने पूछा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 3 + 1। आप देख सकते हैं कि जो आंसर यहां पर इसका आएगा वही आंसर इसका यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा, राइट। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पूछने का तरीका है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो स्थिति 1 थी, कंडीशन 1 थी, ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, और जो स्थिति 2 थी ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, ठीक है। कौन सा इसमें डायरेक्ट और कौन सा इसमें इनडायरेक्ट, ठीक है। कुछ पल का आपके लिए समय दे रहा हूं, फटाफट कमेंट सेक्शन में आप टाइप करके बताइए कि कौन सी स्थिति डायरेक्ट है और कौन सी स्थिति इनडायरेक्ट है। टेक योर टाइम प्लीज। तो आई होप आपने अपना समय ले लिया। अब मैं आपको बताता हूं, देखिएगा यहां पर बोलने का तरीका कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, कहीं भी चेंजेस नहीं है। तो यहां पर आपको समझना होगा कि जब वक्ता किसी बात को वैसे ही बोल देता है जैसे वह होती है, बात को समझिएगा, जब भी कोई स्पीकर किसी भी बात को बिल्कुल वैसे ही बोल देता है जैसे वह बात होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता है, तो वह तरीका हो जाता है आपका डायरेक्ट स्पीच का। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और देखने का प्रयास करिएगा यहां पर कि जब कोई स्पीकर अपनी बात को वैसे ही बोल देता है जैसे वह होती है, उसमें अपना माइंड बिल्कुल यूज नहीं करता है, बिल्कुल हुबहू बात उसकी वैसे ही होती है जैसे वो बात एक्चुअल में होती है, तो वह तरीका बात को कहने का क्या होता है, डायरेक्ट होता है। लेकिन जब कोई स्पीकर जो भी बात बोली गई है, जो भी बात कही गई है, उसको कहने के समय उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, उसका स्ट्रक्चर क्या करता है, चेंज कर देता है, मतलब बोलने के तरीके को चेंज कर देता है। अर्थात जब भी कोई वक्ता किसी बात को वैसे ही न बोल करके जैसे वह होती है वैसे ही ना बोल करके अपने तरीके से बोलता है, अर्थात जो बात जैसे होती है उसको वैसे न कह करके उसे अपने तरीके से कहता है, तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। आप हिंदी यहां पे देख सकते हैं, प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। तो क्वेश्चन यहां पर यही था कि देयर आर टू, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नरेशन, तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नरेशन। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट नरेशन या स्पीच, इनडायरेक्ट नरेशन या फिर स्पीच। तो डायरेक्ट नरेशन की परिभाषा आपको क्या बताई गई, ये बताया गया कि जब भी कोई स्पीकर अपनी बात को वैसे ही कह देता है जैसे वह बात होती है, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। और जब कोई स्पीकर किसी भी बात को वैसे न बोलता है जैसे वह होती है, बल्कि अपने तरीके से बोलता है, तो वह स्पीच कहलाती है क्या, इनडायरेक्ट नरेशन या फिर इनडायरेक्ट स्पीच। तो आई होप यहां तक क्लियर होगा। तो आइए हम लोग इसको अब रेज कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट नरेशन की, ध्यान से बात को समझिएगा, डायरेक्ट नरेशन की, ठीक। सबसे पहले ये है कि जो डायरेक्ट नरेशन होता है आपका, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या किया जाता है, इसको लिखा जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा। अब कैसे लिखा जाता है जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर भी डायरेक्ट स्पीच के पार्ट्स हैं। डायरेक्ट स्पीच के
भाग, तो डायरेक्ट स्पीच के भाग कितने, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। पहला क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच, और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान दीजिएगा बात को कि यदि आपसे पूछा जाए कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसके भाग कितने होते हैं, तो आपका आंसर आएगा दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर। अब कौन सा भाग रिपोर्टिंग होता है, कौन सा रिपोर्टेड होता है, ध्यान से देखिएगा। जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, रिपोर्टिंग स्पीच। तो विच पार्ट comes in the inverted commas, which parts comes in the inverted commas that called reported speech, and which part do not come in the inverted commas that called reporting speech। जो भाग inverted comma के अंदर आता है उसे डायरेक्ट स्पीच बोला जाता है, और जो भाग, देखिए डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, बट यहाँ पे जब हमने भाग में इसको डिवाइड कर दिया तो जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है उसे रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। लेकिन रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड मिल करके जो पार्ट बनता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। इसका ध्यान रखिएगा, हमने डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट कर दिए, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड, और रिपोर्टिंग को मिला के जो भाग बनता है उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। तो आई होप क्लियर होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पे जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है जो जानकारी देता है, और रिपोर्टेड स्पीच जिसके बारे में जानकारी दी जाती है। देखिए सारा खेल यहां पर इंफॉर्मेशन का है, जानकारी का ही है। तो जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बाहर होता है वह जानकारी देने वाला आता है, अर्थात जो जानकारी देता है उसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच जिसके बारे में जानकारी देता है उसको कहते हैं क्या, रिपोर्टेड स्पीच। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया कि सबसे पहले आपने देखा कि नरेशन के कितने भाग हैं, तो दो भाग थे, डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। अब उसमें हमने देखा कि जो डायरेक्ट स्पीच है उसके दो भाग है, एक रिपोर्टिंग और एक रिपोर्टेड। तो रिपोर्टिंग का काम होता है जानकारी देना, अर्थात जो जानकारी देता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग, और जिसके बारे में जानकारी दी जाती है अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच जिसके बारे में जानकारी देता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो इट्स क्लियर। अब यहां पर जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसके तीन भाग हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के तीन भाग होते हैं। पहला रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब, और तीसरा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। तो आई होप यहां तक आपका क्लियर होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए यहां तक आपका क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़े। ओके क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं। यहां पर इसके अब बात आती है यहां पर इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट हमने अभी डिस्कस कर दिया आपके सामने कि वक्ता जब भी किसी बात को अपने तरीके से जिस तरीके से वो बात है उस तरीके से ना कर करके अपने तरीके से बोलता है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। और वह इनडायरेक्ट स्पीच के भाग नहीं होते हैं क्योंकि एक जैसे लिखा जाता है, इन्वर्टेड कॉमा उसमें हट जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि जब इनडायरेक्ट हम लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं होता है, और वहां पर वह बात जैसे बोली गई होती है वैसे नहीं होती है, बल्कि उसमें जो उसको बोलने वाला होता है उसको अपने तरीके से बोलता है। ओके यहां तक क्लियर है। तो लास्ट टॉपिक आज का है कि कितने प्रकार के वाक्य का नरेशन बनाते हैं, कितने प्रकार के वाक्यों का
नरेशन बनाया जाता है। ओके, तो नरेशन कितने प्रकार के वाक्य को बनता है, ध्यान से देखिएगा। टोटल आपके 5 वाक्य हैं। पहला वाक्य आपका है असर्टिव सेंटेंस, जिसको कहते हैं साधारण वाक्य। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक। क्लियर। तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको कहते हैं आदेशात्मक। ठीक। चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में इसको हम कहते हैं आश्चर्यजनक वाक्य। और पांचवा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको कहते हैं आशीर्वाद सूचक वाक्य। आशीर्वाद सूचक या इच्छा सूचक वाक्य। तो आप देख सकते हैं कि इन 5 प्रकार के वाक्यों का हम क्या बनाते हैं, नरेशन बनाते हैं। पहला वाक्य है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी और पांचवा ऑप्टेटिव। तो आज हमने 3 बिंदुओं पर डिस्कशन किया कि व्हाट इज नरेशन। ठीक है, नरेशन क्या होता है, नरेशन के कितने भाग होते हैं। ठीक है, नरेशन के कितने भाग होते हैं और उसमें हम कितने प्रकार के वाक्यों का नरेशन बनाते हैं। तो कल इसका पार्ट 2 आएगा। आज ये वीडियो शाम को 6 बजे आप बिल्कुल देखिएगा। और जिस सरप्राइज की हम आपको बात कर रहे थे, आपको मैं बताना चाहूंगा कि अब लाइव सेशन में हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आज से ही करेंगे। तो आज शाम को ठीक 8:30 बजे लाइव सेशन, शाम को ठीक 8 बजे लाइव सेशन के लिए, और ठीक शाम को 6:30 बजे रिकॉर्डेड वीडियो देखना ना भूलिएगा। और बस आपसे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट अपने जरूर दीजिए, जरूर आप मतलब फीडबैक भेजिए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है, चाहे लाइव सेशन की बात की जाए, चाहे रिकॉर्डेड वीडियो की बात की जाए। और हमें यही चाहूंगा कि रोज शाम को 8 बजे लाइव सेशन में आप लोग अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर यहाँ तक आप वीडियो तक पहुंचे हैं तो वाकई आपके अंदर पेशेंस है और आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो ऐसे ही चैनल पे बने रहिए और शेयर करते रहिए। और हाँ, अपने कमेंट अपने फीडबैक जरूर भेजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।